आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और किस तरह से चुनावी मैदान में वो पिछले 30 साल से ज्यादा का जो अधिक समय है उसका सूखा किस तरह से दूर कर पाएगी, आज उसी चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोरोना महामारी का समय है और ऐसे में तमाम चीजें जो है एक नए अंदाज से, चुनाव एक नए अंदाज से लड़ा जा रहा है। और जब से राज्य में प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद से नए नए तरीके, नए नए और जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं, हरबे अपनाए जा रहे हैं चुनाव को जीतने के लिए। वो कितने कारगर साबित हो पाएंगे, यही तमाम चीज़ें आज हमारे साथ बहस का मुद्दा रहेंगी। क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, CWC के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर साहब हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले हम आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, चूँकि कांग्रेस पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, इसका काफ़ी असर है, क्योंकि अभी तक जिसको कहा जाए कि महिलाओं को लेकर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से मुखर नहीं हुआ है, इस तरह से उनके समर्थन में आगे नहीं आया है। पहली बार प्रियंका गांधी ने इस बात को महसूस किया कि जो हमारे देश की 50% आबादी है वो राजनीति में और सत्ता में, शासन में उसकी जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया, लड़की हो लड़ सकती हो। सच्चाई ये है कि अगर 50% आबादी हमारे देश में महिलाओं की है, अगर उनको देश के विकास से जोड़ा जाए, उनको शासन के कार्यों में जोड़ा जाए, तो जो आज एक हमारे देश के अंदर पिछड़ापन है, ख़ास कर महिलाओं के अंदर, हर क्षेत्र में वो पीछे हैं, उनको बराबरी का अधिकार मिलने में मैं समझता हूँ कि मदद मिलेगी। अच्छा, एक सवाल ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और ये कहा जाए कि तकरीबन 40% से अधिक जो है महिलाओं को फोकस करते हुए उनको टिकट दिए जाने का ऐलान किया। साथ ही साथ जो पहले और दूसरे फेज़ में जो लिस्ट आई उसमें जिन महिलाओं को लाया किया वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा शोषित थी। और जैसा कि हम बात करें, अगर उन्नाव गैंगरेप जो पीड़िता थी उसकी मां को जिस तरीके से लाया गया, इस तरह के लोगों को जो टारगेट किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके पीछे की मंशा क्या? आपको लगता है कि वो तमाम चीज़ें जिन हालात में चुनाव जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और बड़े बड़े लोग जो है चुनाव लड़ते हुए डरते हैं, ऐसे में जिनके पास कुछ नहीं है, जो आम जनता के बीच से आ रहे हैं, उन पर दांव लगाना क्या आपको लगता है भारी पड़ेगा या फ़ायदेमंद साबित होगा? नहीं, देखिए, दूरगामी अगर तरीके से देखा जाए तो इसका फ़ायदा मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा और महिला समुदाय को भी मिलेगा। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। देश के राष्ट्रपति से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण पद है, स्पीकर है, ऐसे कई गवर्नर है, ऐसे कई महत्वपूर्ण पद है जिस पर कांग्रेस ने समय समय पर महिला को मौका दिया है, उनको अवसर दिया है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जब पंचायती राज हमारे देश में लागू हुआ, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब उसको एक संवैधानिक शक्ल दी तो उन्होंने उसमें इस बात का प्रावधान रखा कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए पंचायती राज में। वहाँ से ये शुरुआत हुई। और मैं समझता हूँ कि ये पहल राजीव गांधी जी की थी, कांग्रेस की थी, कि महिलाओं को सत्ता में भागीदारी कैसे किया जाए। अब वो कुछ राज्यों ने उसको 50% कर दिया है, अच्छी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो स्थान मिलना चाहिए था
70 सालों में वो स्थान नहीं प्राप्त लेकिन हुआ। 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, उस वक्त भी महिला बिल को लाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल, देखिए हम लोग तो शुरू से कांग्रेस पार्टी पिछले 20-25 साल से इस बात के प्रयास में है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सभी जगह 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। वो बिल भी जब हम लोग का शासन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो राज्यसभा से वो बिल पास हो चुका है, लोकसभा से उसको पास होना है। हम लोगों ने लगातार वर्तमान मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये हमने दबाव दिया है, उनको सुझाव दिया है कि आप अगर सही मानों में महिलाओं को, अगर उनके शक्तिकरण के बारे में आप सोचते हैं, उनकी भागीदारी के बारे में सोचते हैं, तो वो जो बिल पेंडिंग है 33% लोकसभा में और राज्यसभा में, विधानसभाओं में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उस बिल को पास करिए। उसमें कांग्रेस पार्टी और हमको लगता है कि पूरा विपक्ष उसमें साथ देगा। नहीं तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो बेबुनियाद है? बिल्कुल, देखिए जो इनकी फिलॉसफी है, जो इनकी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो आरएसएस से गाइड होते हैं। जो आरएसएस की विचारधारा है वो उनकी विचारधारा। आरएसएस को आप देख लीजिए, आरएसएस का जो मंशा है या जो उनकी जो नीति है वो साफ है, स्पष्ट है। वो महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के पक्ष में नहीं है। उनको सत्ता में भागीदारी देने के लिए आरएसएस कभी तैयार नहीं है। आज भी आरएसएस का कोई प्रमुख या महत्वपूर्ण पद किसी महिला को नहीं दिया गया है। तो ये महिला विरोधी हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर आरएसएस, बीजेपी या उनके साथ जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, मानसिक रूप से ये महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं, घर की चारदीवारी में रखना चाहते हैं। तो हालात देखते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका जी ने नारा दिया। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी ने जो बिल्कुल जड़ को पकड़ने की कोशिश की है और उनको ये लगा कि देश का विकास तभी संभव है जब वे 50% देश की आबादी भी उसमें शामिल हो और उसमें सहयोग करे। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे, किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे राहुल गांधी साहब, जो एक सांसद भी हैं केरला से, उन्होंने किसानों को लेकर के जो है एक मूवमेंट चलाया और हमेशा वो बोलते नजर आए। आपको लगता है कि जिस तरीके से ऐन चुनाव से ठीक पहले बिल की वापसी होती है, डेंट किसी तरह से आपको लगता हुआ दिख रहा है किसान, आपको लगता है कि किसान आपके साथ खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जी पहले दिन से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और या उसके पहले भी आप देखिए, जब हम लोग सत्ता में थे उस समय भी जो भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी जी आगे आए और उन्होंने किसानों का पक्ष लिया, और उसके बाद लगातार जब भी किसान का कोई भी इशू आया तो राहुल गांधी ने खुलकर उसमें साथ देने के साथ दिया। इस बार भी जब 3 जो काले कानून बनाए गए मोदी जी के द्वारा, जो किसानों के लाभ के लिए नहीं था बल्कि देश के जो बड़े पूंजीपति थे, कॉरपोरेट घराने थे, उनके फ़ायदे के लिए ये कानून बनाया गया था। और इस बात को पहले दिन से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं और कहा भी उन्होंने और हमेशा साथ दिया। नतीजा ये हुआ, उन्होंने ये बात कही थी कि देर से ही सही इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और मजबूरी में जब पिछले दिनों कुछ बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, बहुत बुरी हालत उनकी हुई थी, तो उससे भी इन्होंने थोड़ा सबक लिया और उनको लगा कि इस चुनाव में किसान अगर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आने वाले 5 राज्यों में उनका सफाया हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना कानून वापस लिया, जो बहुत विलंब से हुआ, बहुत नुकसान हुआ, कि देश का भी नुकसान हुआ और ख़ासतौर पर किसान समुदाय का बहुत नुकसान हुआ। लगभग 700 किसानों की जानें गई इस दौरान में। तो ये बात कैसे किसान भूल सकता है? लेकिन नरेश टिकैत तो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते दिख रहे हैं। वो कुछ भी करे,
कोई व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन किसानों के मन में, किसानों के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि मोदी सरकार वो किसान विरोधी है और वो किसानों के फ़ायदा पहुंचाने के बजाय देश के बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम राकेश टिकैत की बात करें, कल तक राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से किसी भी कीमत पर बाहर करेंगे, लेकिन अब उनकी भाषा बदल गई है। अब वो कहते हैं कि किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हम जैसा मैंने कहा है कि किसान समुदाय, कोई एक व्यक्ति अपनी राय बदल सकता है, लेकिन पूरा समुदाय अपनी राय नहीं बदलेगा। और जो किसानों ने एक साल झेला है, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडक हो, सभी तरह की तकलीफ़ को उठाकर आंदोलन को उन्होंने चलाया है, तो वो इस बात को कभी नहीं भूल सकते। और जैसा मैंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में उनकी मौत हुई है और उनकी शहादत हुई है, इसको कैसे किसान भूल सकता है? भले ही कोई व्यक्ति भूल जाए, लेकिन उसके अकेले भूलने से किसान सरकार को माफ़ कर देगा या मोदी को माफ़ कर देगा, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, पिछले दिनों हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। उससे पहले जिस तरह से पिछले कुछ सालों में माहौल देखा गया है देश में, नफरत को लेकर के जिस तरह से राजनीति की जा रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का बिखरा हुआ विपक्ष आपको नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस छोटे छोटे कुछ दलों के साथ मैदान में है, समाजवादी पार्टी अलग छोटे छोटे दलों के साथ है, लेफ्ट अलग है, ओवैसी साहब अलग हैं, ऐसी स्थिति में जो बिखरा हुआ विपक्ष है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसका इस तरह से मुकाबला किया जा पाना मुमकिन है? बिल्कुल, हमको लगता है कि अब लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। अभी तक तो उनके ऊपर एक मज़हब का लिबादा उनको उड़ाया हुआ था या उनके ऊपर पर्दा डाला हुआ था। लोग मज़हब के नज़रिए से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब लोगों को एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ मजहबी जज्बात उभार करके या सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके वो राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। पिछले 7 साल से लोगों ने इस बात को देखा है। जो बुनियादी हमारे देश के मसाइल हैं, चाहे वो गरीबी है, बेरोज़गारी है, किसानों की समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसी भी क्षेत्र को लीजिए, विकास है, हर क्षेत्र में गिरावट आई है। और लोगों ने महसूस किया है कि ये मंदिर मस्जिद में उलझा कर रखना चाहते हैं देश को, और जो मूल समस्या है उससे ये एक तरह से लोगों का ध्यान हटाने की। लेकिन बात तो अब आगे बढ़ गई है, बात मंडल और कमंडल तक आ गई है। हाँ, अब वही, मैं इसी पर आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि अब लोगों की आंखें खुलने लगी। अब लोगों ने समझा कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे थे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और इसीलिए ख़ास तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमसे वोट तो लिया गया, लेकिन राजनीति में और सत्ता में हमको भागीदारी नहीं मिली। जो उत्तर प्रदेश का 5 साल का शासन रहा वो एक जात विशेष का शासन था, वो हिंदू समुदाय का नहीं था। अगर हिंदू समुदाय का भी होता तो लोग इस बात को स्वीकार करते, लेकिन उसमें भी पिछड़े वर्ग और अगली वर्ग की बात थी, और लोगों को एक तरह से बांट के वो शासन चला, और उनको लगा कि हम 5 साल तक सिर्फ हमारा शोषण हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में लोग ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो तमाम संगठनों को, तमाम छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म के साथ ला करके एक गठबंधन बना करके आगे बढ़ती है। लेकिन क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन होता हुआ नज़र नहीं आया और विपक्ष जो है बिखरा हुआ दिखा? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा कई राज्यों में आप देखेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने हमेशा धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, देश के अंदर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानी दी है। और उत्तर प्रदेश में भी जब भी ज़रूरत पड़ी, ऐसा वक्त आया कि जब वहाँ लगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए
कांग्रेस का समर्थन आवश्यक है तो कांग्रेस ने समर्थन दिया, बिहार में दिया और राज्यों में भी दिया। हमने कोशिश की कि देश के तमाम जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको अपने साथ लेकर चले। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, हमारा एक इतिहास है। आज भी अगर देखा जाए तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो हमारी कोशिश ज़रूर रहती है कि हम सबको लेकर साथ चलें, लेकिन उसके लिए सिर्फ हम अपनी कुर्बानी दें, अपनी पार्टी की कुर्बानी दें, ये मुनासिब नहीं। यूपीए पार्ट 1 में लेफ्ट पार्टियां आपके साथ थीं, किसी तरह की कोई बातचीत दोनों में से जो है होती हुई नजर नहीं आती? लेफ्ट पार्टी के साथ आज भी कई राज्यों में हमारा सहयोग है। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ। हमने अभी पश्चिम बंगाल में उनके साथ मिलकर चुनाव हम लड़े थे और कुछ राज्यों में हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जैसे केरला है, वहाँ हम एक साथ नहीं जा सकते, वहाँ हम मुख्य विपक्षी दल है और वो सत्ता में है। तो हर राज्य की अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति है, हर जगह एक जैसा, पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी स्थिति नहीं है। तो हमको तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने राजनीतिक जो पार्टी का इंटरेस्ट है उसको भी देखना होगा, वॉच करना होगा, राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है उसका भी कुछ ध्यान। अच्छा, एक सवाल ख़ासतौर से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को लेकर के, जब जब चुनाव आते हैं तब जो है इस तरह की बातें की जाती हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जाते हैं और शायद पहली बार इस तरह की चीज़ सामने आई कि ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग की टीम प्रधानमंत्री के पास पहुंचती है, प्रधानमंत्री कार्यालय में हाज़िरी देती है। फिर दूसरी तरफ आप आइए तो कांग्रेस की और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तारीखों के ऐलान के बाद। आप इसे कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं जिसको हम कहते हैं, आज उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोई भी निष्पक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं है, उसके साथ साथ आप अगर सीबीआई को ले लीजिए, इनकम टैक्स को ले लीजिए, ईडी को ले लीजिए और जितनी जो संस्थाएं हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको ले लीजिए, ये सब का जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मिसयूज़ किया जा रहा है, वो निष्पक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ। और दुखद है। हाँ। और चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र को बचाना है देश में, तो अगर चुनाव आयोग अगर सरकार के दबाव में या सत्ता दल के दबाव में अगर कोई फैसला, ये निर्णय लेता है तो वो गलत है। और ये बात दिख रही है, लोग महसूस कर रहे हैं कि जो कल तक जो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष भाव से काम कर रहा था, आज वो नहीं कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों के इन चुनाव को एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं ये सेमीफाइनल के तौर पर उसको देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है और जाहिर है कि आप भी जो है वहाँ पर जाकर के कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर है आपके ऊपर, आपको क्या लगता है कांग्रेस की क्या स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का इतिहास अगर उठाकर आप देखेंगे तो उसके इतिहास में कई बार ऐसा मोड़ आया है जब लोगों को लगा है कि अब तो कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई या कमज़ोर हो गई, लेकिन फिर दोबारा कांग्रेस की वापसी हुई है। आप 67 ले लीजिए, 77 ले लीजिए, 79 ले लीजिए और आज भी हम ये कह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के जीवन में इस तरह के सिचुएशन आते हैं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का तो एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश की। अगर आज़ादी का इतिहास उठाकर देखें तो वो कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, देश आज़ाद हुआ, देश को बनाने का काम शुरू हुआ। तो जितना काम कांग्रेस ने किया है इस देश के लिए, कि जितनी कुर्बानी कांग्रेस ने दी, किसी दूसरी पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भले ही आज वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, लेकिन अगर इतिहास के पन्ने को उलट कर देखा जाए तो उनका, जिसको कहते हैं 0% भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश की आज़ादी में, 0%।
तो जिस पार्टी ने कोई योगदान नहीं किया हो, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कह रहा हो, तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है। न्यू जनरेशन जो है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको ये तमाम इतिहास को बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसके दिमाग को एक तरह से पोल्यूट करने की कोशिश की गई। पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल होगा। अब लोगों को एहसास हो रहा है, 7 साल मोदी जी का जो केंद्र में शासन रहा, 5 साल योगी जी का जो उत्तर प्रदेश में शासन रहा है, या दूसरे राज्यों में जो इनका परफॉर्मेंस है, जो इनके दावे थे, अगर उसको देखा जाए तो परफॉर्मेंस ज़ीरो परफॉर्मेंस है। और ऐसी हालत में लोगों को ये एहसास है कि भाई कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में सोच सकती है और कुछ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक अनवर साहब, जिनका साफ तौर पे मानना है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसके नतीजे पहले से बेहतर होंगे, लेकिन चूंकि एक बहुत पुरानी पार्टी है तो उतार चढ़ाव तरह तरह के राजनीतिक दलों में आते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह की स्थिति होती रहती है। लेकिन अभी भी उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस बेहतर कर सकेगी। तो आज की इस मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।